बच्चों लोग, आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं। अगर कोई ऑर्गेनिक सैंपल आपको दिया रहेगा तो हम लोग लास्ट क्लास में सीख चुके हैं कि सैंपल में कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होगा उसको कैसे पता करते हैं। ठीक है, तो सैंपल में आपको पता है कि सैंपल मान लेते हैं, सैंपल कुछ दिया हुआ W ग्राम का, W इसका वेट मान लेते हैं 1 ग्राम। ठीक है, तो इस सैंपल में बाकी जो एलिमेंट्स है मान लेते हैं, इसमें कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ठीक है, हेलोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, चेक फॉस्फोरस हो सकता है। तो सारे एलिमेंट का जो परसेंटेज यानी जो वेट है सैंपल में कितना प्रेजेंट होगा उसको कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो हम लोग को सीखना है आज इस सैंपल का क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन। क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, ठीक है, ये ध्यान देना। इसका मतलब है कि हमको समझना है कि अपने सैंपल में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है, तो एलिमेंट जो भी प्रेजेंट होगा उनका मेरे को वेट पता करना, उनको मेरे को वेट पता करना है। ठीक है, उनका वेट क्या होगा वो मुझे पता करना है। वेट बोल सकते हो या बोल सकते हो परसेंटेज कंपोजिशन पता करना है, या बोल सकते हो हमको क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन का मतलब क्या होगा, या तो वेट पता करना आपको सैंपल में एलिमेंट्स का कितना वेट मौजूद है, या बोल सकते हो इसको आप आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन पता करना है। ठीक है, आप यही बोल सकते हो। ठीक है, आप ध्यान देंगे। तो जो भी हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन का, बेस्ड होता है बेस्ड होता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पीओएसी। पीओएसी का फुल फॉर्म होता है, आप लोग पढ़ोगे मोल कॉन्सेप्ट में, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। ठीक है, तो बेसिकली हम जो भी आगे प्रोसेस करेंगे उसमें ऑर्गेनिक का कुछ नहीं रहेगा, सारा का सारा जो भी फंडामेंटल रहेगा वो रहेगा आपका मोल कॉन्सेप्ट का, वो रहेगा आपका मोल कॉन्सेप्ट का। ठीक है, तो ध्यान सुनना है आपको चीजों को। तो शुरू में हम सीख रहे हैं कि हम हेलोजन को कैसे पता करेंगे, यानी हेलोजन का जो अमाउंट प्रेजेंट हो सिस्टम में उसको कैसे पता करेंगे। ठीक है, फिर पता करेंगे सल्फर का, फिर पता करेंगे फॉस्फोरस का। ठीक है, आपके सामने जो सैंपल है, यानी जो ऑर्गेनिक का सैंपल है उसका वेट लिया है W ग्राम, उसका वेट ले लिया गया है W ग्राम। ठीक है, आपके पास सैंपल का वेट लिया हुआ W ग्राम। अब ध्यान देना, अगर आपके सैंपल में अगर हेलोजन होता है ना, ठीक है, तो हेलोजन को कैसे कैसे निकालते हैं, तो बोला गया है जो हेलोजन आपका होता है वो पीपीडी फॉर्म करता है इन फॉर्म ऑफ AgX। तो ये पीपीडी फॉर्म करता है जो भी सैंपल का हाइड्रोजन है। तो हम लोग लास्ट क्लास में सीखे थे कि हाइड्रोजन को हम पीपीडी फॉर्म में चेंज करेंगे तो इन फॉर्म ऑफ AgX, यानी सिल्वर हालाइट के फॉर्म में पीपीटी करेगा। ठीक, अब ध्यान देना, तो आपको अल्टीमेटली क्या आपको पता है कि पीपीटी जब सैंपल से आप पीपीटी बनाओगे किसका, हाइड्रोजन का, तो AgS के फॉर्म में पीपीटी करेगा, तो पीपीटी का वेट निकाल सकते हो। पीपीटी है उसको सैंपल को जो भी पीपीटी बना है उसमें ड्राई करके वाटर निकाल देना, और ड्राई पीपीटी का यानी प्रेसिपिटेट का आप वेट निकाल सकते हो, तो आप वेट निकाल दिए। ठीक है, ये हो गया W(AgX), ये आपको पता है। ठीक है, अब आपको पता है कि Ag का मोल मास कितना होता है जी, तो Ag का मोल मास होता है 108। बाकी अगर हाइड्रोजन का बात करते हैं तो क्लोरीन का मास कितना होता है जी, 35.5 होता है। ब्रोमीन का मोल मास कितना होता है जी, ये होता है 1, ये होता है 80 ग्राम, और आयोडीन का मास होता है 127। तो आपको Ag और बाकी हेलोजन का मोलर मास मैं बता दिया आपको। ये क्यों मैं बता रहा हूँ, इससे क्या होगा कि डिपेंडिंग अपॉन AgX, जैसे AgX क्या क्या हो सकता है, AgCl हो सकता है, AgBr हो सकता है, AgI हो सकता है। AgCl, AgBr एंड AgI। ठीक है, तो इन सब का क्या होता है, इन सब का पीपीटी बन सकता है। तो आपको मैं मोलर मास दे रहा हूँ क्योंकि इनका मुझे मोलर मास चाहिए होगा।
तो आपको एजी और हैलोजन का मोलर मास पता रहेगा तो आप एजीएस का मोलर मास निकाल सकते हो, एजी बेर का मोलर मास आप निकाल सकते हो। ठीक है, सिमिलरली आप एजीआई का भी मोलर मास आप निकाल सकते हो। तो हो क्या रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमको एजीएस का वेट मिल चुका है, पीपीटी का वेट मिल चुका है, नहीं हमको एजीएस का वेट पता है, तो उसका पहले हम मोल निकालेंगे, उसका हम मोल निकालेंगे। और आपको आप एटम कंजर्वेशन यूज करके आप ये बोल सकते हो कि जो भी आप मोल ऑफ एजीएस निकालोगे वही मोल होगा हाइड्रोजन का, सॉरी वही मोल होगा आपका हैलोजन का। तो जो भी हैलोजन हो तो क्या है ना, एजीएस के फॉर्म में गया है ना, जो भी आपका सिस्टम में हैलोजन था वो इन फॉर्म ऑफ एजीएक्स चला गया है। जो जो मोल होगा एजीएस का वही तो होगा एक्स का। अगर अगर आपके सिंगल हाइड्रोजन से आपका एजीएस का एक पार्टिकल बनता है तो जितना पार्टिकल एजीएस का आप निकालोगे वही पार्टिकल होगा एक्स का। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन यूज कर बोल सकते हैं क्या, कि जो मोल ऑफ एक्स होगा वो मोल ऑफ एजीएस के बराबर होगा। तो अगर हम मोल ऑफ एजीएस निकाल लेंगे तो अल्टीमेटली हम मोल ऑफ एक्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो मोल ऑफ एक्स निकालना बहुत आसान है, क्या काम करना आपको, तो आपको पीपीटी का वेट पता है तो वेट ऑफ एजीएस आपको पता है, तो उस वेट ऑफ एजीएक्स में आपको कुछ नहीं करना, आपको उसको मोलर मास से डिवाइड कर देना है। तो एजीएक्स का मोलर मास निकालोगे, कैसे निकालोगे, तो सिंपल सा बात है कि अगर मान लेते हैं कि एजीएक्स है एजीसीएल, उसका मोलर मास निकल जाएगा आराम से, क्योंकि मैं डाटा को दे दिया हूँ, तो डाटा को आपको याद रखना है। एजीबीआर का मोलर मास क्या होता है, एजी का मोलर मास होता है 108 एंड बीआर का होता है 80, दोनों इसका मोलर मास हो जाएगा 188। तो इस तरह से मोलर मास आपको पता हो सकता है। तो क्या करोगे आप, वेट ऑफ एजीएस को डिवाइड करोगे उसको मोलर मास से, तो अल्टीमेटली आपको मोल मिल जाएगा एजीएस का, और जो मोल ऑफ एजीएस होगा वही मोल हो जाएगा मोल ऑफ हैलोजन। तो अल्टीमेटली अब क्या होगा, आप मोल ऑफ हैलोजन निकाल लिए, आप मोल ऑफ हैलोजन को निकाल चुके हो। ठीक है, अब ध्यान देना, जब वहां से मोल ऑफ हैलोजन निकल जाएगा तो वेट ऑफ हैलोजन कैसे निकालोगे, तो मोल ऑफ हैलोजन को मल्टीप्लाई कर दोगे उस मोलर मास ऑफ हैलोजन से। आप मोलर मास हैलोजन से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो इससे आपको क्या निकल जाएगा, वेट ऑफ हैलोजन निकल गया, वेट ऑफ हैलोजन निकल गया। ठीक, तो परसेंटेज कंपोजिशन क्या होगा, तो अल्टीमेटली आप वेट ऑफ हैलोजन निकालिए, सैंपल में हैलोजन कितना मौजूद है आप निकाल चुके हो। तो परसेंटेज एक्स क्या होगा, तो परसेंटेज ऑफ हैलोजन क्या होगा, तो वेट ऑफ हैलोजन जो हम निकाल चुके हैं बाय वेट ऑफ सैंपल, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, इन टू हंड्रेड ये हो जाएगा परसेंटेज हैलोजन का, ये हो जाएगा परसेंटेज हैलोजन का। ठीक है, इस तरीके से आप हैलोजन का परसेंटेज फाइंड कर सकते हो। ठीक, इस पूरे मेथड को बोला गया है, एक नाम से बोला जाता है, इस पूरे हैलोजन को एस्टिमेट करने का जो मेथड होता है उसको बोला गया है कैरियस मेथड, कैरियस मेथड। ठीक है, कैरियस, CARUS, कैरियस मेथड। ठीक है, लेकिन है ना, मेथड में फंसना मत, अल्टीमेट मेथड से कोई मतलब नहीं है, हम पूरा का पूरा मोल कौन से अप्लाई किया है। तो बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो एक्स है वो एजीएस के फॉर्म में पीपीटी करता है, बाकी काम तो फिर मोल कॉन्सेप्ट का पूरा काम है। तो उसमें कैरियस मेथड बस नाम है, नाम में फंसना नहीं है कि नाम नहीं आता तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, ऐसा गलती मत करना। ठीक है, तो कभी कभी जे मैंने पूछ दिया था कि आपको हेलोजन से एस्टिमेट करना यूजिंग कैरियस मेथड, तो कैरियस मेथड देख के बहुत सारे बच्चे क्या थे, क्वेश्चन छोड़ दिए थे। ठीक है, क्योंकि कैरियस मेथड पता नहीं था, तो बोले कि नाम नहीं आता तो इसका मतलब क्वेश्चन नहीं छोड़ना होता है। आपको बस इतना सिंपल पता होना चाहिए था कि आपका जो हैलोजन है वो जाएगा इन फॉर्म ऑफ एजीएस पीपीटी करेगा, अगर ये आपको पता रहेगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, नाम या फिर फिगर देकर डर के क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ठीक है, आपको ट्राई रहना चाहिए कि हमको क्वेश्चन बनाना है। ठीक, तो इस तरह से आप हैलोजन एस्टिमेट करना सीख गए। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं दे दे रहा हूँ आपको ताकि आप बना पाओ। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, आप ट्राई करना, आप ट्राई कर लो। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक सैंपल का वेट है, सैंपल जो है उसका वेट है 0.15 ग्राम, उसमें से बोला गया है कि एजीबीआर का जो पीपीडी है वो इतना बनता है, 0.12 ग्राम बनता है। तो आपको निकालना परसेंटेज ब्रोमीन का, आपको बीआर का परसेंट निकालना है। ठीक है, तो जल्दी से फास्ट बच्चों लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको जल्दी से आप लोग सॉल्व करेंगे फास्ट। बच्चों ध्यान देना, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम मोल ऑफ एजीबीआर पता करेंगे। तो मोल ऑफ एजीबीआर कैसे होगा, तो एजीबीआर का वेट को डिवाइड करेंगे उसके मोलर मास से। तो एजीबीआर का मोलर मास कितना होता है जी, 188 होता है, तो डिवाइड कर दो 0.12 को 188 से।
ठीक है। तो आपको पता है फ्रॉम मोल कंजर्वेशन कि जितना मोल होगा बीआर का उतना ही मोल एजीबीआर का फॉर्म करेगा। तो अगर हम एजीबीआर का अगर हम मोल निकाल लेते हैं उतना ही मोल क्या होगा, ब्रोमीन का होगा। ठीक है। तो जो मोल हम निकाले हैं एजीबीआर का वही मोल बीआर का होगा। अब हमको बीआर का वेट पता करना है। तो बीआर का वेट कैसे पता चलेगा, तो इस मोल को मल्टीप्लाई करेंगे बीआर के मोल मास से। इस मोल जो है बीआर का मोल कितना है 0.12 डिवाइडेड बाई 188 हो गया बीआर का मोल्स। अब बीआर के मोल को डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे 80 से तो हो जाएगा वेट ऑफ बीआर मिल जाएगा, यानी ब्रोमीन का वेट मिल जाएगा। ठीक है। तो ब्रोमीन का वेट मेरे को मिल चुका है। अब मुझे ब्रोमीन का परसेंट निकालना है। तो ब्रोमीन का परसेंट कैसे निकलेगा, तो ब्रोमीन का वेट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सैंपल इंटू 100 कर देंगे। तो ब्रोमीन का वेट कितना होगा 0.12 डिवाइडेड बाई 188 इंटू 80 हो गया ब्रोमीन का वेट, डिवाइडेड बाई सैंपल का वेट 0.15 इंटू 100। ठीक है, तो हो जाएगा परसेंटेज। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपका लमसम आ जाएगा 100/3 यानी 33 के आसपास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 34% के आसपास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखो आप लोग। ठीक है, तो लमसम आपका आंसर आ जाएगा 34% के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों लोग हम लोग हाइड्रोजन को निकालना सीख चुके हैं। नेक्स्ट फोकस करते हैं सैंपल में अगर सल्फर होगा तो सल्फर को कैसे निकालेंगे, सल्फर का अमाउंट कितना होगा, सल्फर का वेट कितना होगा, कैसे निकालते हैं बता ना। तो सल्फर जो पीपीटी करेगा वो पीपीटी करेगा इन टर्म्स ऑफ बैरियम सल्फेट करेगा। ठीक है, तो सल्फर जो पीपीटी करेगा वो इन फॉर्म ऑफ बैरियम सल्फेट पीपीटी करता है। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ बैरियम सल्फेट का पीपीटी फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे आपको पता होना चाहिए कि बैरियम का मोल मास होता है 137, ये आपको याद करना है। और आपका बैरियम सल्फेट का जो मोल मास होगा ओवरऑल ये हो जाएगा 233 ग्राम होता है। ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान देंगे आप मोल कंजर्वेशन से यानी आप एटम कंजर्वेशन से बोल सकते हो क्या कि जो भी आपका सल्फर है हो गया है इन टर्म्स ऑफ बैरियम सल्फेट क्या हुआ है, इन टर्म्स ऑफ बैरियम सल्फेट की तरफ मूव किया है। यानी हम बोल सकते हैं जो मोल ऑफ सल्फर होगा इक्वल टू क्या होगा, मोल ऑफ बैरियम सल्फेट। तो अगर हम बैरियम सल्फेट का मोल निकाल लेते हैं तो वही होगा सल्फर का मोल, वही होगा सल्फर का मोल। तो आपको पता है कि बैरियम सल्फेट का पीपीटी होता है, तो एक पीपीटी का वेट आपको मिल चुका होगा, एक पीपीटी का वेट आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो बैरियम सल्फेट के पीपीटी का वेट आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में। आप क्या करोगे, उस पीपीटी के वेट को डिवाइड करोगे मोलर मास से। किसके मोलर मास से, तो बैरियम सल्फेट के मोलर मास से, जो कि होता है 233। जब डिवाइड करेंगे इसको तो मेरे को मिल जाएगा मोल ऑफ बैरियम सल्फेट मिल जाएगा। अब जितना मोल होगा बैरियम सल्फेट का उतना ही मोल होगा उसमें सल्फर, उतना ही मोल होगा सल्फर। तो इंडायरेक्टली मेरे को मिल चुका है सल्फर का मोल मेरे को मिल चुका है। जो हम मोल निकालेंगे बैरियम सल्फेट का वही मोल होगा सल्फर का। ठीक है, तो सल्फर का मोल मेरे को मिल चुका है। अब क्या करेंगे हम लोग, उस सल्फर के मोल को मल्टीप्लाई करेंगे 32 से यानी सल्फर के मोलर मास से, तो मेरे को मिल जाएगा वेट ऑफ सल्फर, मेरे को मिल जाएगा वेट ऑफ सल्फर। ठीक है, अब वेट ऑफ सल्फर में ध्यान देना हमको निकालना परसेंटेज सल्फर का। तो परसेंट सल्फर कैसे निकालेंगे, तो वेट ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सैंपल इनटू 100 ठीक है, इनटू 100। तो इससे निकल क्या जाएगा, परसेंटेज एस निकलेगा, इससे क्या आएगा परसेंटेज एस आ जाएगा। ठीक है, तो इससे आप सल्फर का परसेंटेज आप निकाल सकते हो। तो अल्टीमेटली पूरे प्रोसेस में क्या कर रहे हैं हम लोग, मोल कंजर्वेशन कर ले रहे हैं। ठीक है, यानी सल्फर का मोल निकाले, कैसे निकाले, तो बैरियम सल्फेट का पीपीटी का वेट दिया रहा है क्वेश्चन में, तो उसको डिवाइड करेंगे बैरियम सल्फेट के मोलर मास से, तो मेरे को मिल जाएगा मोल ऑफ बैरियम सल्फेट। जो मोल निकलेगा बैरियम सल्फेट का वही मोल हो जाएगा सल्फर का मोल। तो हमको सल्फर का मोल मिल जाएगा, तो सल्फर के मोल को मल्टीप्लाई करेंगे 32 से यानी सल्फर के मोलर मास से, तो मेरे को वेट ऑफ सल्फर मिल जाएगा। और वेट ऑफ सल्फर से परसेंट कैसे निकालते हैं, तो वेट ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सैंपल इनटू 100। ठीक है, तो इससे से आपको अप्रोच करना है। तो आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप लोग फास्ट। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ आप लोग के लिए, सैंपल का वेट दिया हुआ है, सैंपल का वेट दिया हुआ है 0.157 ग्राम। ठीक है,
और आपको बैरियम सल्फेट का पीपीटी दिया हुआ है 0.4813 ग्राम, 0.4813 ग्राम। तो आपको निकालना परसेंटेज ऑफ सल्फर फाइंड करना है, परसेंटेज ऑफ सल्फर फाइंड करना है, ठीक है। ऑफ सल्फर फाइंड करना आपको। बच्चों ध्यान दोगे, इसका आंसर आप कैसे निकालेंगे? तो पॉइंट है कि आप निकाल लेना पहले बैरियम सल्फेट का मोल्स, निकल गया तो वही मोल होगा सल्फर का, वही मोल होगा आपका सल्फर का, ठीक है। अब सल्फर का मोल निकल, सल्फर का वेट कैसे निकालोगे आप? उस मोल को मल्टीप्लाई करोगे मोल मास से, सल्फर के मोल मास से, ठीक है। परसेंटेज सल्फर कैसे निकालेंगे? तो वेट ऑफ सल्फर, ठीक है, वेट ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सैंपल इंटू 100, तो ऑलमोस्ट आंसर जो होगा 40% का अवार्ड आएगा, 40, 41 या 42 के रेंज में इसका आंसर आएगा, ठीक है। इसको वो देख लोगे, इसका आंसर को देख लेना है, ठीक है। तो अराउंड 40, 41 या 42 मतलब 41 के अराउंड आंसर आता है, ठीक है। ये रहेगा ऑल अबाउट एस्टिमेशन ऑफ सल्फर। नेक्स्ट मूव करते हो चलो, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का कैसे एस्टिमेट करोगे आप लोग? जब एक सैंपल में फॉस्फोरस होता है तो फॉस्फोरस ध्यान दोगे चलो आप लोग, फॉस्फोरस का या तो पीपीटी इस फॉर्म में करेगा Mg2P2O7 में, Mg2P2O7 में, या करेगा अमोनियम फॉस्फोमोलबेटेड, तो NH4 होल थ्राइस PO4 डॉट 12 MOO3, MOO3, इसको बोलते हैं हम लोग अमोनियम फॉस्फोमोलबेटेड, ठीक है। तो या तो फॉस्फोरस इस फॉर्म में डिपोजिट करेगा, इस फॉर्म में Mg2P2O7 में, या तो पीपीटी करेगा इन फॉर्म ऑफ अमोनियम फॉस्फोमोलबेटेड। तो इस चीजों को आसान करने के लिए हम क्या बोल दिए कि इसको हम ए बोल दे रहे हैं, इसको हम बी बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो दोनों में से कहीं भी फॉस्फोरस क्या हो सकता है, पीपीटी कर सकता है। तो अगर हम मान लेते हैं बी, अगर हम मान लेते हैं कि एक सेकेंड यहाँ पे थोड़ा क्या कर, इसको बी मान ले, इसको बी मान ले, जहाँ पे ए लिखा हुआ ना, ए को आप हटा के उसको बी कर दे, क्योंकि नीचे बी लिख बना दिया गया है, ठीक है। तो अभी के लिए इसको बी बोल दे और यहाँ पे ए बोल दे, ठीक है, ताकि नीचे नीचे भी वो सेम चीज लिंक कर दें हम, ठीक है। तो जानो ना, तो अगर मान लेते हैं कि फॉस्फोरस अगर इन फॉर्म ऑफ बी यानी Mg2P2O7 के फॉर्म में अगर पीपीटी करता है तो उसमें क्या करोगे? तो देखोगे इस मॉलिक्यूल में दो फॉस्फोरस है, तो अगर आप मोल ऑफ बी निकाल लोगे तो मोल ऑफ बी का डबल होगा मोल ऑफ फॉस्फोरस, तो मोल ऑफ फॉस्फोरस इज ट्वाइस ऑफ मोल ऑफ बी। और मोल ऑफ बी कैसे निकालेंगे? तो आपको वेट ऑफ बी दिया रहेगा, तो वेट ऑफ बी को डिवाइड करेंगे मोल ऑफ मास ऑफ बी से, मिल गया आपको मोल ऑफ बी। तो इस तरीके से मोल ऑफ फॉस्फोरस निकल जाएगा। अगर मान लेते हैं कि फॉस्फोरस पीपीटी करेगा इन इन फॉर्म ऑफ ए, इन फॉर्म ऑफ ए पीपीटी कर रहा है, तो वो पता है कि इस मॉलिक्यूल में फॉस्फोरस एक है, इस मॉलिक्यूल का मोलर मास होता है 18877। तो क्या करेंगे, इस सैंपल का यानी ए का जो वेट है उसको डिवाइड करेंगे 1877, तो मेरे को मोल ऑफ क्या मिल जाएगा, मोल ऑफ पी मिल जाएगा। और जो मोल ऑफ फॉस्फोरस होगा, ठीक है, तो आपका अल्टीमेटली जो ए का मोल निकाले हैं वही मोल होगा फॉस्फोरस का, तो अल्टीमेटली आपको मोल ऑफ फॉस्फोरस मिल गया। तो दोनों, चाहे आपको ए दे चाहे बी दे, आप मोल ऑफ फॉस्फोरस को निकाल सकते हो। जब आप मोल ऑफ फॉस्फोरस निकाल लोगे तो वेट ऑफ फॉस्फोरस कैसे होगा, तो मोल ऑफ फॉस्फोरस इंटू 31 यानी फॉस्फोरस का मोलर मास, ठीक है। तो परसेंटेज पी, तो वेट ऑफ फॉस्फोरस बाय वेट ऑफ सैंपल इंटू 100, दोनों में ही काम करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप फॉस्फोरस का परसेंटेज को निकाल सकते हैं, ठीक है। ये रहा ऑल अबाउट हैलोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। नेक्स्ट विजुअल हम लोग मूव करेंगे कि किस तरीके से हम लोग कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन का वेट परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, सैंपल में अगर कार्बन होगा,
कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, नाइट्रोजन होगा, ठीक है। इसको हम ट्रीट करते हैं, इसको हम ट्रीट करते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड से, यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ इसको क्या करेंगे हम लोग, हीट करेंगे। क्या करेंगे, हीट करेंगे, ठीक। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड क्या करता है, जो का कार्बन है, कार्बन को भेजेगा CO2 में, ठीक है। क्यूप्रिक ऑक्साइड खुद को भेजता है क्यूप्रोस साइड में, खुद जाएगा Cu2O में, यानी खुद मूव करेगा, खुद रिड्यूस होगा, यानी +2 स्टेट से कॉपर +1 स्टेट में जा रहा है, तो खुद क्यूप्री से क्यूप्रस फॉर्म करेगा, और क्या करेगा, बाकी जो एलिमेंट सिस्टम मौजूद रहेगा उसका ऑक्सीडेशन करेगा, तो जो C जाएगा CO2 में जाएगा, जो H होगा वो जाएगा H2O में, और जो N है वो जाएगा N2 में, ठीक है। तो अब आपके सैंपल में अगर C, H और N रहेगा तो वो CO2, H2 और N2 में कन्वर्ट होगा इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड, यानी CuO के प्रेजेंस में हीटिंग करके आपको ये मिलने वाला है। अब ध्यान देना, इस सैंपल को पास करते हैं इस तरह के एक सेटअप से। इस सेटअप में ध्यान देना, इस सेटअप में क्या क्या लिया होगा मैं बता रहा हूँ आपको। तो सेटअप आपको समझ दिख रहा होगा। तो सेटअप में पहले क्या, पहले हम लेते हैं KOH का पूरा एक लेयर है, यहाँ पे KOH है, पूरा KOH है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या है, KOH है, ठीक। उसके बाद जो है, उसके बाद KOH कर दिया गया CaCl2, यहाँ पे CaCl2 है, ठीक है। यहाँ पे CaCl2 है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे वाटर लिया हुआ है, और ऊपर में एक खाली स्पेस है जहाँ पे गैस कलेक्ट होगा, जहाँ वाटर से पास करके ऊपर गैस कलेक्ट होगा। तो इस तरीके से अगर गैस कलेक्ट होता है ना, मतलब वाटर के थ्रू पास करने के बाद ऊपर गैस कलेक्ट होता है, इसको बोलते हैं हम लोग डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड, ठीक है। तो ये आपके पास सेटअप है। अब देखो, इस सेटअप का यूज करके हम निकालना सीखते हैं कि हमको सी का अमाउंट कैसे होगा, कैसे पता करेंगे, और H का अमाउंट कैसे होगा, कैसे पता करेंगे, और N का अमाउंट कितना होगा पता कैसे करते हैं। तो ध्यान सुनना, आपको पता है कि जो CO2 गैस निकला सिस्टम में, CO2 का नेचर एसिडिक होता है जी, ये होता है एसिडिक ऑक्साइड होता है CO2। जब सैंपल का जो सारा गैस है पास करे यहाँ से, तो CO2 को जो KOH है, KOH क्या बेस है, तो बेस में एसिड क्या होता है, ट्रैप कर जाता है, यानी CO2 गैस जो है वो KOH के एरिया में ट्रैप कर जाएगा। तो ये जो KOH का है, इनिशियल वेट मेरे को पता है, इसका वेट इनिशियल मुझे नोन था, KOH का वेट मेरे को पता है। तो अब ध्यान देना, जब सारे गैस पास कर देंगे तो क्या होगा, तो KOH जो CO2 को अब्जॉर्ब करेगा, उसमें रिएक्शन हो जाएगा और फॉर्म करेगा पोटेशियम कार्बोनेट, फॉर्म करेगा पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है। और फॉर्म करेगा पोटेशियम कार्बोनेट, तो ये हो गया KOH प्लस CO2, ये फॉर्म कर जाएगा K2CO3 में, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब सैंपल का वेट, यानी जो KOH का वेट आपने जो मेजर किया उससे कुछ इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ CO2 अब्सॉर्ब हो गया है। तो हमको इंटरेस्ट है CO2 का वेट कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं है, हम इसका फाइनल वेट निकाल दिए, तो फाइनल वेट भी सेम, KOH का जो फाइनल वेट निकल गया। तो दोनों वेट का जो डिफरेंस होगा ना, यानी वेट जो फाइनल आप निकाल रहे हो और जो वेट इनिशियल आप मेजर किए थे KOH का, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपको दे देगा वेट ऑफ CO2, क्योंकि जो वेट में इंक्रीज हुआ है वो इंक्रीज हुआ ड्यू टू CO2, ड्यू टू CO2 आपका इंक्रीज हुआ था। इस तरीके से आप वेट ऑफ CO2 निकाल सकते हो। जैसे आप वेट ऑफ CO2 निकाल दिए तो वेट ऑफ CO2 मिल गया आपको, वेट ऑफ CO2 मिल गया। अब ध्यान ना, आप ऐसा बोल सकते हो क्या कि जो भी सैंपल में कार्बन था, जो भी सैंपल में कार्बन था वो गया है CO2 के फॉर्म में, वो गया है आपके CO2 के फॉर्म में, ठीक है। तो जो भी सैंपल में कार्बन था वो गया है CO2 के फॉर्म में, तो इसका मतलब जितना मोल होगा CO2 का उतना ही मोल होगा कार्बन का। तो मोल ऑफ CO2 इक्वल टू मोल ऑफ कार्बन। अब आपको CO2 का मोल भी निकालना बहुत आसान है, क्योंकि आप वेट ऑफ CO2 निकाल चुके हो। तो वेट ऑफ CO2 को डिवाइड करोगे कार्बन CO2 के मोलर मास से, तो मोलर मास CO2 का होता है 44, तो डिवाइड कर दो, तो डिवाइड कर देना है, तो मिल गया। इसे मिल जाएगा मोल ऑफ CO2, और जितना मोल ऑफ CO2 होगा उतना ही क्या होगा, मोल ऑफ क्या होगा, कार्बन होगा, क्या होगा, मोल ऑफ कार्बन होगा, ठीक है। वंस आपको मोल ऑफ कार्बन मिल चुका है तो क्या करना, उसको आपको वेट ऑफ कार्बन निकालना है, ठीक है।
तो आप लोग चलो वेट ऑफ कार्बन निकालना सीख चुके हैं, ठीक है। परसेंट कार्बन कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना आपको, वेट ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सैंपल इनटू 100, ठीक है। तो इससे आपका परसेंट कार्बन निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपको, इस तरह से आप कार्बन को एस्टिमेट कर सकते हैं। अब पॉइंट आता है कि हाइड्रोजन को कैसे एस्टिमेट करोगे, तो जो भी आपका सैंपल का हाइड्रोजन है वो कहाँ चला गया, वो वाटर में चला गया है, वाटर में चला गया है। अब होता क्या है कि जैसे सैंपल केओज के, यानी जो भी गैसियस कंपोनेंट है पास करेगा केओज को, तो केओज को पास करने के बाद जो CO2 है, CO2 उसमें ट्रैप कर जाएगा, ठीक है। तो अब इस केओज के बाद आपके सिस्टम में सिर्फ क्या रहेगा, H2O रहेगा और N2 रहेगा। तो आगे क्या डाला हुआ था, आगे डाला हुआ कैल्शियम क्लोराइड डाला हुआ है, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड का काम क्या होता है, पानी को अब्सॉर्ब करता है, वाटर को अब्सॉर्ब करता है। और पता होना चाहिए कि CaCl2 अगर वाटर आप डालते हो तो ये फॉर्म करता है CaCl2.2H2 फॉर्म करता है, ठीक है। CaCl2.2H2 को फॉर्म करेगा, ये ध्यान देना आपको। तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि कैल्शियम क्लोराइड का जो वेट में जो चेंज होगा, यानी पहले जो वेट होगा और बाद में जो वेट होगा, उसका जब डिफरेंस आप निकालोगे तो आपको वेट ऑफ H2 मिल जाएगा, आपको वेट ऑफ H2O मिल जाएगा। आपको पता है कि जो भी हाइड्रोजन सैंपल में था वो कहाँ गया, वो गया आपके वाटर में। तो आप वाटर का वेट निकाल चुके तो उसका मोल भी निकाल लोगे। तो वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई 18 हो जाएगा मोल ऑफ वाटर। और इस मोल ऑफ वाटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस वेट ऑफ वाटर को आप 2 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा मोल ऑफ एच मिल जाएगा, मोल ऑफ एच मिल जाएगा, आपको मोल ऑफ एच मिल जाएगा, ठीक। ठीक है। मोल ऑफ एच मिलने के बाद क्या करना है, सिंपल एक काम करना है कि आपको मोल ऑफ एच को मल्टीप्लाई करना है एच के मोलो मास से, और इसका मोलो मास 1 ग्राम होता है। तो जो आपका मोल ऑफ एच है उसको 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो मिलेगा, जो सिंपल मोल है वही वेट हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करना नहीं करना बात बराबर ही है ना। तो मोल ऑफ एच जो एच होगा वही हो जाएगा वेट ऑफ एच, वही हो जाएगा वेट ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि एच का मोलो मास होता है 1 आपका। तो एच का मिल गया आपको वेट, तो परसेंटेज एच कैसे निकलेगा जी, सिंपल काम करना है, वेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सैंपल इनटू 100, ठीक है, इनटू 100। इससे मिल जाएगा आपको हाइड्रोजन का परसेंटेज मिल जाएगा, आपको एच का परसेंटेज मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर लिए, कार्बन और हाइड्रोजन को एस्टिमेट करना सीख गए हम लोग। लास्ट होता है नाइट्रोजन को कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है कि नाइट्रोजन जो भी सैंपल में है वो गया है N2 के फॉर्म में। अब N2 जो है, N2 ना ही KOH में ट्रैप हो रहा है और ना ही CaCl2 में ट्रैप अब्जॉर्ब हुआ, तो N2 यहाँ पे पहुंच चुका है। अब N2 जो है, N2 क्या करेगा, यहाँ से वाटर के थ्रू पास करके ऊपर में कलेक्ट होगा, यानी ऊपर वाले एरिया में यहाँ पे N2 कलेक्ट होगा, ठीक है। अब होता क्या है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऊपर में N2 के साथ साथ कुछ ना कुछ वाटर का वेपर भी कलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वाटर रखा हुआ है ना। तो N2 के साथ साथ कुछ ना कुछ वाटर का वेपर भी कलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे गैसेस गैसेस में कुछ N2 होगा और कुछ वाटर का वेपर होगा, कुछ N2 होगा और कुछ वाटर का वेपर होगा। अब पॉइंट ये है कि यहाँ जो है इस पूरे ऊपर वाले वेसल का वॉल्यूम आपको दिया रहेगा, यहाँ ये जो वॉल्यूम है जहाँ पे गैस जमा हो रहा है ना, उसका वॉल्यूम आपको दिया रहेगा, V इज गिवन, ये वॉल्यूम आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। और क्या होगा, यहाँ पे आपको पी टोटल देगा, पी टोटल। पी टोटल में बेसिकली क्या है, यहाँ पे 2 कंपोनेंट है, एक है नाइट्रोजन एक है वाटर पेपर। तो पी टोटल में बेसिकली पी टोटल होगा, उसमें क्या होगा, कुछ पी ऑफ नाइट्रोजन होगा और कुछ कुछ क्या होगा, कुछ होगा प्लस पी ऑफ वाटर वेपर, यानी वाटर वेपर का प्रेशर होगा। अब ध्यान ना, वाटर वेपर के प्रेशर को हम बोलते हैं एक्वस टेंशन, क्या बोलते हैं, एक्वस टेंशन, ठीक है। तो वाटर वेपर के प्रेशर को हम बोलते हैं एक्वस टेंशन। तो अगर क्वेश्चन में अगर एक्वस टेंशन में इसको हम लिख देते हैं पीटी इक्वल टू क्या होगा, पी ऑफ N2 प्लस एक्वस टेंशन मतलब 80, 80 का मतलब एक्वस टेंशन। तो अगर आपको पी ऑफ N2 निकालना होगा तो पी ऑफ N2 के लिए क्या करना है आपको,
पी टोटल में से एक्वस टेंशन माइनस करना पड़ेगा। तो जब भी क्वेश्चन में एक्वस टेंशन दिया रहेगा तो उस केस में क्या करना, पी ऑफ एन टू निकालने के लिए आपको उसको पी टोटल से माइनस करना पड़ेगा। और अगर एक्वस टेंशन का वैल्यू नहीं दिया क्वेश्चन में तो आप क्या एज्यूम करोगे कि वाटर वेपर मौजूद ही नहीं, यानी इसको हटा देना, इसको हटा देना। अगर मान लेते हैं कि एक्वस टेंशन का वैल्यू क्वेश्चन मेंशन नहीं किया हुआ, इसका मतलब एज्यूम करना है कि सिस्टम में वाटर वेपर होगा ही नहीं, यानी उस केस में क्या करेंगे, उस केस में पी टोटल इक्वल टू हो जाएगा पी ऑफ एन टू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रेशर ऑफ एन टू निकाल सकते हैं। अगर एक्वस टेंशन दिया रहेगा तो क्या करेंगे, टोटल प्रेशर से एक्वस टेंशन को माइनस करेंगे तो मेरे को पी ऑफ एन टू मिल जाएगा। और अगर एक्वस टेंशन नहीं दिया जाएगा क्वेश्चन में तो जो पी टोटल है वही हो जाएगा आपका प्रेशर ऑफ एन टू हो जाएगा, वही हो जाएगा प्रेशर ऑफ एन टू हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना। तो पी टी इक्वल टू क्या था, पी ऑफ एन टू प्लस पी ऑफ एच टू होता। ठीक है, तो ये जो मैंने समझाया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, अब सिंपल क्या करेंगे, आइडियल का इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो आपको पी ऑफ एन टू पता है, वॉल्यूम दिया हुआ क्वेश्चन में, तो यहाँ पे मोल ऑफ एन टू आर टी। तो इसमें आपको पी दिया हुआ क्वेश्चन में, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो पी पता है, वॉल्यूम पता है, आर और टी आपको पता रहेगा। तो बस आपको मोल ऑफ एन टू अननोन रहेगा, तो यहाँ से आप मोल ऑफ एन टू निकाल लेना। वंस मोल ऑफ एन टू मिल जाएगा तो आप अल्टीमेटली क्या करना, वेट ऑफ नाइट्रोजन कैसे होगा, तो नाइट्रोजन का वेट या फिर एन टू का वेट सेम ही चाहिए। एन टू बोले नाइट्रोजन बोले बात बराबर है। इसको निकालेंगे कैसे, तो मोल ऑफ नाइट्रोजन को उसके मोल मास यानी 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मिल जाएगा वेट ऑफ नाइट्रोजन मिल जाएगा। अब नाइट्रोजन का वेट आप निकाल लियो तो क्या करोगे सिंपली, परसेंटेज नाइट्रोजन कैसे निकालोगे आप, तो परसेंट नाइट्रोजन निकालोगे वेट ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सैंपल इनटू 100 ठीक है, तो इस तरीके से आप नाइट्रोजन का परसेंटेज निकाल सकते हो। अब जब एनसीटी फॉलो करोगे तो उसमें कुछ और भी स्टेप लिखा होगा, तो जरूरी नहीं है, आप उससे बेटर अप्रोच ये रहेगा। तो एनसीटी में जो लिखा है उसको फॉलो मत करना, जो मैं बताऊँ उसको फॉलो कर लेना। ठीक है, इसमें स्टेप्स कम है, इसमें स्टेप्स क्या है, कम है। ठीक है, तो इस तरीके से आप परसेंट ऑफ एन निकाल सकते हो। अब ध्यान देना, अभी जो हम लोग सीखे पूरा जो नाइट्रोजन का एस्टिमेशन है, जो नाइट्रोजन का एस्टिमेशन अभी सीखे यहाँ पे, इसको बोला जाता है दुमास मेथड, दुमास मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो पूरा का पूरा मेथड बोला गया है दुमास मेथड, किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए। कार्बन हाइड्रोजन के लिए नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूँ नाइट्रोजन हम निकाल रहे हैं इस मेथड से। तो ये जो परसेंट निकाला है इसको इस मेथड को बोला गया है दुमास मेथड। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हम लोग तो सीख चुके हो। चलो अब ध्यान देंगे, तो लास्ट मेथड है जिसको यूज किया जाता है नाइट्रोजन को एस्टिमेट करने के लिए, जिसको यूज किया गया है नाइट्रोजन को एस्टिमेट करने के लिए, उसका नाम होता है जल्दाल मेथड। यहाँ पे के साइलेंट है, के साइलेंट है। ठीक है, KJELDAHL, जल्दाल्स मेथड। ठीक है, यहाँ पे के को आपको साइलेंट करना है। इसमें क्या किया है, तो चलो ध्यान सुनना, आपका सैंपल में जो भी नाइट्रोजन होता है ना, उसको पहले अमोनियम में कन्वर्ट किया जाता है, अमोनियम में। तो पहले अमोनियम उसको कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो अभी अभी आपके लिए जरूरी नहीं है, बस ध्यान देना, सैंपल में जो भी नाइट्रोजन होगा उसको कन्वर्ट किया जाता है अमोनियम आयन में। फिर इसमें हम डालते हैं एक्स्ट्रा बेस, एक्सेस में रहता है बेस। बेस जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, अमोनियम आयन कन्वर्ट होता है NH4OH में। और आपको पता होना चाहिए कि NH4 होता है अनस्टेबल, हल्का सा भी हीट मिलेगा तो ब्रेक कर जाएगा NH3 में एंड वाटर में। तो सिस्टम में इतना हीट इसको मिल जाता है, तो मिल जाता है तो क्या होता है, जो NH4OH फॉर्म किया है ये ब्रेक कर जाएगा अमोनिया में और वाटर में। ठीक है, अब ध्यान रखना, यानी सैंपल में जो भी नाइट्रोजन था, सैंपल में जो भी नाइट्रोजन था अल्टीमेटली कहाँ गया, तो अल्टीमेटली ये नाइट्रोजन अल्टीमेटली ये जा रहा अमोनिया में, यहाँ पे अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा खुद को। यानी सैंपल में जो भी नाइट्रोजन है उसको हम अमोनिया में चेंज कर चुके हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, अब आपको पता है कि अमोनिया का नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। क्या होता है, अमोनिया नेचर क्या होगा, बेसिक होगा।
तो हमको पता है कि सैंपल में जो भी नाइट्रोजन था वो गया है अमोनिया में। अब हम क्या करते हैं, इस अमोनिया को पास करता है एक्सेस एसिड से। एक्सेस एसिड, कोई एसिड लेंगे, एसिड का नॉर्मलिटी N1 दिया हुआ है और वॉल्यूम V1 दिया हुआ है। जो वॉल्यूम दिया हुआ है एसिड का वो दिया है ml में, कितना दिया हुआ है, ml में। ठीक है, तो एसिड जो है, एसिड N1 है, वॉल्यूम V1 है, V1 है ml में, और N1 क्या है, एसिड का नॉर्मलिटी है, एसिड का नॉर्मलिटी है। ठीक है, तो आपको पता है कि अमोनिया बेस है और एसिड से रिएक्ट करके क्या बना, सॉल्ट बनेगा। क्योंकि हम, मेरा काम क्या है कि हम यहाँ पे एक्स्ट्रा एसिड दे रहे हैं। एक्स्ट्रा एसिड क्यों दिया गया है, क्योंकि ताकि एक भी अमोनिया बच ना पाए। क्योंकि जो भी सैंपल का नाइट्रोजन है वो गया अमोनिया में, तो अगर एक भी अमोनिया अगर रिएक्ट नहीं करेगा, यानी एक पार्टिकल बच जाएगा, तो आपका नाइट्रोजन का जो एस्टिमेशन है उसमें एरर आ जाएगा। तो हम लोग का फोकस क्या होता है कि जो भी अमोनिया हम निकाले हैं वो सारा का सारा अमोनिया क्या होगा, रिएक्ट कर जाए सिस्टम में। तो सारा अमोनिया क्या होगा, रिएक्ट कर जाए सिस्टम में। ठीक है, ताकि आपका नाइट्रोजन का एस्टिमेशन परफेक्ट है। ठीक है, तो हम यहाँ प्रोसेस में एक्सेस में एसिड यूज करते हैं ताकि सॉल्ट बन जाए। अब एक्सेस आप एसिड यूज करो तो कुछ एसिड जो होगा वो अनयूज होगा, वो बचा हुआ रहेगा। आपके सिस्टम में कुछ ना कुछ एसिड क्या होगा, बचा हुआ रहेगा। तो उस बचे हुए एसिड को भी पता करने के लिए हम उसमें एक बेस ऐड करते हैं, ताकि जो एसिड अनयूज है वो न्यूट्रलाइज हो जाए और मुझे पता चल जाए कि कितना एसिड का अमाउंट यूटिलाइज प्रोसेस में नहीं हुआ था, कितना एसिड बचा हो रह गया था। उसके अमाउंट को पता करने के लिए हम एक बेस ऐड करेंगे, और बेस का नॉर्मलिटी जो होता है N2 लिया गया है, और वॉल्यूम V2 है। वॉल्यूम किस में है, ml में है। किस में है, ml में। ठीक है, तो बेस क्या करेगा, उस एसिड को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, बेस क्या करेगा, उस एसिड को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, उस एसिड को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, अब बताओ ना, पाकिस्तान एक फॉर्मूला में दे रहा हूँ कि परसेंटेज निकालना है, तो अगले फॉर्मूला क्या रहेगा, 1.4 1.4 इंटू N1V1। जो V1 होगा वो ml में होगा ml में। और N1V1 किसके लिए होता है, ये होता है एसिड के लिए, ये होता है एसिड के लिए। तो एसिड का नॉर्मलिटी और उसका वॉल्यूम इन ml माइनस N2V2, ये हो जाएगा बेस के लिए, ये हो जाएगा बेस के लिए। तो बेस का नॉर्मलिटी इंटू उसका वॉल्यूम इन ml डिवाइडेड बाय W होता है वेट ऑफ सैंपल इन ग्राम। परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला आपको याद करना है, 1.4 N1V1 माइनस N2V2 डिवाइडेड बाय सैंपल का वेट इन ग्राम। ठीक है, ये ध्यान देना। इस फॉर्मूला को अप्लाई करने करने के लिए आपको पता होना चाहिए, जनरली क्या होता है, क्वेश्चन में आपको दिया रहता है मोलरिटी। तो मोलरिटी नॉर्मलिटी में रिलेशन पता होना चाहिए आपको। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है n फैक्टर इनटू मोलरिटी। ठीक है, तो ध्यान देना। तो एसिड का एन फैक्टर कितना होता है, तो एसिड का जो एन फैक्टर होता है, एसिड में जितना H मिलेगा, नंबर ऑफ H रहेगा उसका एन फैक्टर हो जाएगा। जैसे बोलेंगे HX, HCl, HBr, HI, इन सब में अगर एसिड रहेगा तो इनका एन फैक्टर क्या होगा, इनका सबका एन फैक्टर 1 होगा। H2SO4 अगर एसिड दिया रहेगा तो उसका एन फैक्टर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, ये ध्यान देना आप लोग। अगर मान लेते हैं बेस, तो हर बेस का एन फैक्टर क्या होता है, तो इसमें कितना नंबर ऑफ OH मिलेगा, नंबर ऑफ OH कितना है, तो NaOH, KOH, ये सारे बेस में OH एक ही है, तो इन सारे का एन फैक्टर क्या होगा, 1 1 लेंगे। अगर BaOH हॉल्टाइसिम ले रहे तो इसका एन फैक्टर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो आपको एसिड बेस का एन फैक्टर निकाल दिए जो कॉमनली यूज होने वाला है, जो कॉमनली यूज होगा उसका एन फैक्टर आपको पता चल चुका है। तो क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा 1 मोलर H2SO4, तो आपको मोलरिटी पुट नहीं करना, आपको नॉर्मलिटी पुट करना है। इसका एन फैक्टर कितना होता है जी H2SO4 का, ये होता है 2। इसका नॉर्मलिटी कितना हो जाएगा, तो 2 एन फैक्टर इंटू मोलरिटी, यानी 2 इंटू 1 कर देंगे आप। तो आपको नॉर्मलिटी लेना, आपको नॉर्मलिटी लेना, ध्यान देना। ठीक है, आपको फॉर्मूला में नॉर्मलिटी पुट करना है। जैसे मान लें कि BaOH हॉल्टाइस है, तो इसका एन फैक्टर कितना होता है, इसका एन फैक्टर 2 होता है। तो इसका मोलरिटी अगर दिया रहेगा 0.5,
तो आपको नॉर्मलिटी कैसे निकालोगे? 2 × 0.5 एन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये रहेगा, हमको इसको ऐसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलो कुछ क्वेश्चन पहले अप्लाई करते हैं। अच्छा ध्यान रखना, अप्लाई करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या पता होना चाहिए? कि जल्दाल मेथड कब अप्लाई मत करना। तो बोला गया है जल्दाल मेथड इज नॉट अप्लीकेबल टू, अगर आपका नाइट्रोजन जो है NO2 का पार्ट होगा, या फिर नाइट्रोजन अगर अजो ग्रुप का पार्ट होगा। अजो का मतलब डबल बॉन्ड इस तरह का पार्ट होगा। ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट, जैसे BDC होता है ना, BDC, BDC में भी क्या होता है? N बॉन्ड होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आपका नाइट्रोजन नाइट्रो ग्रुप का पार्ट होगा, या फिर अजो ग्रुप का पार्ट होगा, या फिर रिंग का पार्ट होगा, रिंग के अंदर रहेगा, जैसे मान लो कि pyridine है रिंग के अंदर है, पैरोल है रिंग के अंदर है, तो रिंग का पार्ट होगा। इन सारे केसेस में आप जल्लाल मेथड को अप्लाई नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं अप्लाई होता है? क्योंकि इस केस में हम लोग जो नाइट्रोजन है उसको अमोनियम आयन में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। यानी हम बता चुके हैं ना कि इस मेथड को अप्लाई करने के लिए आपके नाइट्रोजन को पहले कन्वर्ट कहाँ किया जाता है? अमोनियम आयन में। तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, इसलिए इनमें जल्लाल मेथड आपको अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीटी का लाइन्स है, और ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन जे में इनका जो सॉल्व करोगे, यहाँ बोला हुआ है which of the following compound will be suitable for जल्दाल मेथड, यानी कि इसमें आप जल्दाल मेथड आप अप्लाई कर पाओगे। तो अगर मैं बता चुका हूँ, नाइट्रो में मत करना, pyridine में यानी नाइट्रोजन रिंग का पार्ट है यहाँ भी नहीं अप्लाई होगा। और ये क्या है? BDC है, तो यहाँ पे N डबल बॉन्ड N मिल जाएगा आपको, यहाँ भी आपको नहीं करना है। तो अल्टीमेटली किस में अप्लाई होगा? जी, तो अप्लाई होगा आपके बी में। एंड 31 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, बच्चों लोग आप लोग क्वेश्चन में ट्राई करोगे 49। ठीक है, ये जल्दाल मेथड बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको परसेंटेज नाइट्रोजन बताना है। जल्दाल मेथड अप्लाई करना है आपको, और आंसर बताना है। ठीक है, बच्चों ध्यान दोगे, इस क्वेश्चन को करना क्या है? आपके पास इतना मिलीग्राम का क्या आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है? 1.4 N1V1 माइनस N2V2 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सैंपल इन ग्राम। ये पुट करना होगा बस। तो यहाँ पे एसिड चूंकि HCl है, तो HCl का एन फैक्टर कितना होता है जी? इसका एन फैक्टर होता है 1, यानी इस केस में जो नॉर्मलिटी है और मोलिटी दोनों सेम हो जाएगा। ठीक है, और NOH का भी एन फैक्टर कितना होता है? NOH का भी एन फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ भी नॉर्मलिटी और मोलिटी दोनों सेम हो जाएगा, तो ज्यादा कुछ वो करना है नहीं, बस वैल्यूज को पुट कर दो। 1.4 एसी का नॉर्मल 0.1 नॉर्मलिटी हो गया, वॉल्यूम हो गया 20, माइनस बेस का नॉर्मलिटी कितना है? 0.1, और उसका वॉल्यूम कितना है? 15, डिवाइडेड बाई आपका मिलीग्राम में दिया हुआ सैंपल, उसको ग्राम में चेंज करना है, उसको ग्राम में चेंज करना है। 29.5 को डिवाइड करेंगे 1000 से। ठीक है, ये हो जाएगा ग्राम में। अब ध्यान देना, ऊपर कितना हो जाएगा? तो ऊपर हो जाएगा 1.4 इंटू ब्रैकेट में हो जाएगा 2 माइनस 1.5, ऊपर हो जाएगा 1000 और नीचे हो जाएगा 29.5। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1.4 इंटू 0.5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 29.5। ठीक है, इसका आंसर निकालो फास्ट, कितना होगा? तो बहुत, अगर हम जूम कर लेते हैं, अब अगर देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा 14 इंटू, अगर 1000 को मल्टीप्लाई कर तो क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 29.5
4 इंटू 50 ऑलमोस्ट कितना होगा, ऑलमोस्ट हो जाएगा 700 के आसपास। तो इसका आंसर ये हो जाएगा 700 डिवाइडेड बाई 29.5। अब 29.5 है, उसको ऑलमोस्ट आप क्या मान सकते हो, 30 मान सकते हो, उसको ऑलमोस्ट 30 मान सकते हो। इसको अप्रोच करो 30 पे, 700/30 कितना होगा जी, तो 70/3 यानी ऑलमोस्ट 23% के आसपास आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी 23.7% होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, 23.7% होगा। ठीक है, बच्चों लोग जलदाल मेथड बेस्ड एक क्वेश्चन दिया हुआ है एनसेट में एग्जांपल में, उसको सॉल्व करना है। बेसिकली होता है क्या ना, जेई में और नीट में क्या होता है, तो एनसेट का एग्जांपल से क्वेश्चन का फॉर्म बना के आपको दे देगा। ठीक है, उसको भी एक बार ट्राई करना है। तो कभी कभी क्या होता है, अगर क्वेश्चन आपको पता रहेगा तो आप पहले आंसर भी टिक कर सकते हो। ठीक है, तो इससे आपका टाइम सेव होता है। तो कभी कभी एनसीटी का एग्जाम्पल बनाने से आपको बेनिफिट भी मिल सकता है। ठीक है, तो फटाफट बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे मुझे। आंसर तो ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे आप एनसीटी का मेथड अप्लाई नहीं करोगे, जो फॉर्मूला मैं आपको बताया हूँ उसको अप्लाई करना है। ठीक है, उससे आप आंसर निकालो और देखो आपका आंसर मैच करा कि नहीं कर रहा है। ठीक है, जल्दी से फास्ट। तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास एसिड क्या लिया हुआ है, H2SO4 लिया हुआ है। H2O4 एसिड जो होता है उसका एन फैक्टर कितना होता है, इसका एन फैक्टर 2 होता है। ठीक है, तो इसका जो नॉर्मलिटी होगा वो मोलिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर देना उसको, तो यहाँ मोलिटी 1 दिया होता है, नॉर्मलिटी क्या हो जाएगा, 1 into 2 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा इसका। यहाँ पे बेस नहीं दिया हो, बेस नहीं दिया मतलब बेस को जीरो मान लेना है, बेस नहीं दिया हो तो बेस को जीरो करना है। ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1.4 N1V1 माइनस N2V2 में N2V2 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सैंपल इन ग्राम। तो यहाँ पे 1.4 ले लेंगे, N1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा जी एसिड का, तो एसिड का वॉल्यूम दिया हुआ 10 ml, ये हो जाएगा ऊपर में, और वेट ऑफ सैंपल कितना है 0.5 ग्राम का। तो डिफिनेटली हो जाएगा, सॉल्व जब करोगे तो आ जाएगा 1.4 इन 28/0.5, 28/0.5 मतलब क्या हो जाएगा, 56% हो जाएगा इसका पक्का आंसर आपके सामने। ठीक है, तो चलो आप लोग इस एनसीटी का क्वेश्चन है 12.33, उसको आप सॉल्व करेंगे। ये भी जनरल मैथड में बेस्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सैंपल का वेट कितना दिया हो जी, 0.5 ग्राम लिया हुआ है। ठीक है, और क्या है आपका एसिड, तो एसिड H2SO4 है, तो उसका इन्फिनिटी कितना होगा, 2 होगा। तो इसका जो इसका मोलिटी दिया 0.5, इसका मोलिटी 0.5 दिया हुआ है, तो इसका नॉर्मलिटी क्या मिलेगा, तो नॉर्मलिटी मिल जाएगा 2 into 0.5 कर ले, यानी हो जाएगा नॉर्मलिटी 1 हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, और यहाँ पे बेस दिया हो NaOH। अच्छा, H2SO4 का वॉल्यूम कितना लिया हो, तो वॉल्यूम लिया हो H2SO4 का 50 ml, 50 ml वॉल्यूम लिया हुआ है। ठीक है, NaOH का वॉल्यूम लिया हुआ 60 ml, इसका इन्फिनिटी कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ जो मोलरिटी कितना दिया हुआ है, तो मोलरिटी दिया हुआ है 0.5, तो यहाँ का जो नॉर्मलिटी है वो नॉर्मलिटी 0.5 ही रहेगा। ठीक है, तो ये सारा रेट आप निकाल लिए। अब इसको इसको पुट करते हैं हम लोग क्या इक्वेशन में, तो इक्वेशन में क्या हो जाएगा 1.4 N1V1, तो N1V1 कितना हो जाएगा 1 into 100, सॉरी 1 into 50 माइनस N2V2, N2 कितना है 0.5 इंटू V2 कितना है 60, डिवाइडेड बाई सैंपल का वेट 0.5, तो अल्टीमेटली हो जाएगा 1.4 50 माइनस 30/0.5। ठीक है, यहाँ भी हो जाएगा अल्टीमेटली, ये हो जाएगा 1.4 इंटू 20/5, तो अल्टीमेटली हो जाएगा 56%। इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, चलो ये भी हो जाएगा आपका 56% हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आप लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 जो कि जेएमएन में आ चुका है। ये भी क्वेश्चन बेस्ड होगा आपके जलदाल मेथड पे। ठीक है, फटाफट आप लोग 44 का आंसर बताएंगे आप लोग। तो चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ध्यान ना यहाँ पे
आपका एसिड H2SO4 है, H2SO4 एसिड लिया हुआ है, तो इसका आपको मोलरिटी दिया हुआ 1/10। इसका एन फैक्टर कितना होता है जी? ये होता है 2। इसका आपको अगर नॉर्मलिटी पता करना है तो क्या होगा, 1/10 को मल्टीप्लाई करेगा 2 से, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। इसका वॉल्यूम कितना लिया, तो वॉल्यूम 60 लिया हुआ है। अब बात करते हैं हम, NaOH बेस दिया होता है, NaOH बेस का जो मोलरिटी होता है वही नॉर्मलिटी होता है। इसका नॉर्मलिटी कितना हो जाएगा, तो इसका नॉर्मलिटी हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, और वॉल्यूम कितना लिया हुआ है, 20 लिया हुआ है। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 1.4 N1V1, तो N1V1 में क्या हो जाएगा, 60 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, माइनस 2 × 1/10 कितना होगा, N2V2 बेस का, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई सैंपल का वेट 1.4। ठीक है, तो हो जाएगा 1.4 बाई 1.4 इंटू 10, यानी हो जाएगा ये 1, यानी हो जाएगा, एक कैंसिल कर जाएगा, ये हो जाएगा 10%, हो जाएगा 10%, यानी आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी। आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन बेस्ड ऑन जल्दाल मेथड। ठीक है, तो चलो हम जल्दाल मेथड पे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो चलते हैं हम लोग कार्बन और एच को कैसे निकालते हैं उस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो ऑन कंप्लीट कम्बशन ऑफ 0.246 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड gave 0.19 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.1014 ग्राम ऑफ वाटर। आपको डिटरमाइन करना है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन द कंपाउंड। ठीक है, आपको डिटरमाइन करना है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन द कंपाउंड। ठीक है, बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे एनसीईआरटी में जो है उसमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला, कार्बन एंड हाइड्रोजन का फॉर्मूला दिया हुआ है, तो फॉर्मूला याद करना मुश्किल होता है, तो इसको आप याद नहीं करोगे आप। आपको जो मेथड बताया उससे आपको निकालना है, तो क्या करना है, देखो मेरा मेथड, इसका मेथड से आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो ध्यान देना, ये सेम ही चीज को यहाँ पे बस बना कर लिख दिया है फॉर्मूला के फॉर्म में। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हमको पता है कि मोल ऑफ जो कार्बन है वो जगह मोल ऑफ CO2, और मोल ऑफ CO2 कैसे निकलेगा जी, तो सब वेट दिया हुआ है ना, उस वेट को डिवाइड करेंगे 44 से, ये हो जाएगा आपका मोल ऑफ CO2। तो वेट ऑफ CO2 क्या हो, तो जो मोल ऑफ CO2 वही हो गया मोल ऑफ कार्बन। वेट ऑफ कार्बन कैसे निकलेगा, तो मोल ऑफ कार्बन को मल्टीप्लाई करो किससे आप, 12 से, इसको मोलर मास से। तो जो वेट ऑफ कार्बन, सैंपल का वेट कितना दिया है, 0.246, तो उसे डिवाइड कर दे, तो आपको परसेंटेज का निकालना है, परसेंट का निकालना है, तो यहाँ पे परसेंट निकालने के लिए क्या, परसेंट कार्बन का मतलब क्या होगा, तो वेट ऑफ कार्बन बाई वेट ऑफ सैंपल इंटू 100। अब कंपेयर करो ना, तो ये एक्सप्रेशन सेम आ जाएगा, एक्सप्रेशन सेम आ जाएगा, आंसर भी सेम रहेगा, आंसर भी क्या होगा, सेम रहेगा। ठीक है, सेम तरीके से आपको क्या करना है, हाइड्रोजन का परसेंट कैसे निकालेंगे, तो आपको वाटर का वेट पता है, तो मोल ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, 2 इंटू मोल ऑफ वाटर। मोल ऑफ वाटर क्या होगा, तो मोल ऑफ वाटर होगा 0.1014/18, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया मोल ऑफ एच। अब आपको वेट ऑफ एच क्या होता है, वेट ऑफ एच इक्वल टू क्या होगा, मोल ऑफ एच इंटू 1। ठीक है, यानी जो निकाले हो वही हो गया वेट ऑफ एच हो गया। आपको डिवाइड करेंगे आप सैंपल का वेट से और मल्टीप्लाई करना 100 से, तो परसेंट निकल जाएगा, परसेंट सेम आ जाएगा, परसेंटेज सेम आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना आपको। तेरा ऑल अबाउट एच और एन। अब देखते हैं दुमास मेथड पे क्वेश्चन करता हूँ, तो ध्यान देना, जैसे क्वेश्चन दुमास मेथड का, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है कि इन दुमास मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 0.3 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 50 ml ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, 0.3 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 50 ml ऑफ नाइट्रोजन corrected at 300 Kelvin and pressure 715 मिलीमीटर ऑफ प्रेशर दिया हुआ आपको। ठीक है, ये दिया हुआ क्वेश्चन आपको, तो ध्यान देना, मैं पीछे दिया हुआ था मैं बता रहा हूँ आपको, पीछे दिया क्या हुआ था आपको, पी टोटल दिया हुआ आपके पास कितना सिस्टम में है, पी टोटल है आपके पास 715 दिया हुआ है, ऑफ एच जी दिया हुआ है। ठीक है, टेम्परेचर 300 केल्विन था,
ठीक है, वॉल्यूम जो था वॉल्यूम है 50 ml था, 50 ml था। ठीक है, बोला कि आपको नाइट्रोजन निकालना है, तो सिंपल सा बात है, आपको सिस्टम में एक्वस टेंशन लिखा हुआ है कि एक्वस टेंशन कितना दिया, 15 दिया हुआ है, 15 दिया एक्वस टेंशन। तो पी ऑफ एन टू कितना निकलेगा, तो पी ऑफ एन टू निकलेगा, पी टोटल से माइनस कर दो एक्वस टेंशन, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 700 mm ऑफ मरकरी, mm ऑफ मरकरी। अब क्या करना, अब सिंपल आपको पीवी एनआईटी अप्लाई कर देना है। तो आपको यहाँ आपको सिंपली क्या करना है, पीवी एनआईटी अप्लाई करोगे तो आपको करना क्या था, सुना, पी ऑफ एन टू इंटू वॉल्यूम मोल ऑफ एन टू आर टी होगा। तो यहाँ पे क्या करना, पहले प्रेशर को कन्वर्ट करना एटीएम में। एटीएम में कैसे होता है, 700 डिवाइडेड बाई 760, ये हो गया एटीएम में। वॉल्यूम एमएल है, उसको लीटर में चेंज करना। तो वॉल्यूम 50 ml है, लीटर में कितना होगा, तो बाई 1000 कर देंगे। यहाँ मोल ऑफ एन टू है, और आर का वैल्यू कितना होगा, 1/12, यानी 0.08 को हम लिख सकते हैं 1/12, और टी होगा 300 केल्विन। अब सॉल्व करोगे तो मोल ऑफ आपको एन टू मिल जाएगा, तो मोल ऑफ एन टू आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली चेक करना, आपका जो वैल्यू आएगा वो इसके बराबर ही आएगा, इसके बराबर ही आएगा। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से निकालता है, तो अल्टीमेटली आपको मोल मिल जाएगा। ठीक है, वंस मोल मिल जाएगा तो मोल सा वेट निकाल लेना। मोल सा वेट कैसे निकालोगे जी, मोल मिल गया तो मोल से वेट निकालना। वेट कैसे निकालोगे, तो वेट ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू क्या होगा, मोल ऑफ एन टू इंटू मोल ऑफ मास 28, क्योंकि नाइट्रोजन का वेट। अब परसेंटेज कैसे निकलेगा, वेट ऑफ एन बाई वेट ऑफ सैंपल इंटू 100 ठीक है, तो इस तरीके से इसको आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हो गया दुमास मेथड बेस्ड क्वेश्चन, जो नाइट्रोजन को एस्टिमेट करने के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसके साथ बच्चों लोग हम लोग का क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन खत्म होता है।